कुछ दिखता नहीं है पूरा। दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट एंड इंडियाज फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम में। अभी मैं तो चाय पी रहा हूँ। वैसे आपको बता दूं कि मैं चाय कभी भी नहीं पीता हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी डिग्री है, 8 डिग्री चल रहा है। उसके चलते इतना ठंड है कि मैं हुड्डी भी पहनना भूल गया और ना ही मैंने कुछ वियर किया हुआ है प्रॉपरली। तो इसके इसके चलते इसलिए मैं चाय पी रहा हूँ ताकि बॉडी गर्म रहे। बाकी बातें हम थोड़ा आगे जाने का बात करते हैं कि यहाँ तक मैं कैसे आया, इतने दिन कहाँ था मैं। अभी मैं हनुमान टोक के यहाँ पर आया हूँ और हनुमान टोक का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है हनुमान टेम्पल। वैसे टोक का मतलब होता है टॉप। एनीवेज, यहाँ आने का कारण ये था कि यहाँ से ब्यूटीफुल व्यू दिखता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के चलते यहाँ का वेदर और एटमोस्फेयर देखिए, पूरा का पूरा स्पॉइल हो चुका है। और आपको बता दूं कि मैं 3 दिन के बाद किसी एक प्लेस पर बाहर घूमने के लिए आया हूँ। इसका कारण मैं आपको कभी बाद में आराम से बैठकर बात करेंगे ही उसके ऊपर, बट थोड़ी सी झलक देखिए। तो अभी यहाँ पर जितने भी प्लेसेस है वो सब घूम लेते हैं, क्योंकि बाहर घूमना भी इम्पॉसिबल सा ही हो गया है सिक्किम में। यही है हनुमान मंदिर, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर अलग भगवान है और यहाँ पर है हनुमान जी। हनुमान टेम्पल के बारे में जो भी लिखा है ना, ये आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। एक और बार चाय पी रहा हूँ क्योंकि ये जिंजर स्पेशल है ना, इसलिए। और सच में आज तक मैंने जितनी भी चाय पी है ना, उससे तो मुझे ये बेटर लगी। और इसकी कीमत है सिर्फ 10 रुपए। यहीं से एंट्री होती है हनुमान टोक के लिए। वैसे तो वहां से भी जाने के लिए एंट्री होती है। हनुमान टेम्पल यहाँ का सेकेंड मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पूरे सिक्किम में। और यहाँ पर अप्रोक्स 1000 से भी ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर जितना भी कुछ भी है ना, जो भी कुछ हैंडलिंग करना हो, वो सब यहाँ की आर्मी ही करती है, लोकल। सिक्किम में ट्रांसपोर्टेशन बहुत कॉस्टली है, क्योंकि सिक्किम सी लेवल से 2000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर फ्यूल की कॉस्ट बढ़ जाती है। और यहाँ की इकोनॉमी हेवीली डिपेंड है टूरिज्म के ऊपर, तो टूरिस्ट देख के और भी चार्ज करते हैं। और यहाँ पर जो मोस्टली प्लेसेस है, वहाँ पर जाने के लिए और क्लाइंबिंग करनी पड़ती है। और यहाँ वहाँ घूमना है, या तो फिर प्राइवेट चले जाइए या तो फिर शेयर में चले जाइए। यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्टेशन का कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो उसके चलते ये लोग और ज़्यादा हाई करते हैं। जहाँ पर मैं रह रहा था, वहाँ से हनुमान टोक आने के लिए आई थिंक सिर्फ 10 किलोमीटर है, तो उसके लिए पर हेड चार्ज करते हैं 600 रुपीज़। जबकि मैं दार्जिलिंग से गैंगटोक आया सिर्फ 400 रुपये में। तो आप सोचो कि यहाँ पर कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली होता है। मेरे पीछे जो फॉग देख रहे हो ना, क्या बोल सकते हैं, अभी ऐसा भी नहीं कि हम आसमान में आ गए भाई। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज इतना हो रहा है कि सूरज सिर्फ 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं आ रहा है। ओ भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि मेरी जो सिक्किम का जो एक्सपीरियंस होने वाला है वो अच्छा होने वाला है। अच्छा यानी कि मुझे यहाँ पर ऐसे प्लेसेस है कि जो सिक्किम आने के बाद आपको करना ही चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं नथुला पास नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ नॉर्थ सिक्किम घूमने के लिए। लेकिन मेरा एक्चुअली प्लान था कि आज निकलने का, लेकिन कंफर्मेशन भाई सबसे इम्पोर्टेंट वही होती है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला, हेवी स्नोफॉल के चलते वहाँ पर यदि आप पे करते हो पहले और वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ के रोड्स बंद है, वो सब चीज़ें बंद है, आपको रिफ़ंड नहीं मिलने वाला है। तो पैसा बर्बाद, और आप जो चीज़ें देखना चाहते हो वो नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ फॉग।
ये फ्लैग तो आपको पता ही होगा, तिबेटन बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग। क्यों सिक्किम को वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट स्टेट बोला जाता है? क्योंकि इसका कारण ये है कि अभी मैं एक लोकल गलियों में हूँ, ये देखो, और आके स्ट्रीट देखिए, कोई भी कचरा नहीं है। और मैं इसको ना बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहा हूँ, मतलब देख रहा हूँ कि मैं अभी तक चला हूँ 8 किलोमीटर, मुझे अभी तक एक भी कचरा रोड पर दिखाई नहीं दिया है। और आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर प्लास्टिक भी बैन है। लोकल 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 किप काम लोकल हो लोकल। भाई कुत्ते भी, हर जगह के कुत्ते डेंजरस होते हैं। अभी मैं आया हूँ गैंगटॉक का मोस्ट फेमस एंचे मोनेस्ट्री में। एंचे मोनेस्ट्री अप्रॉक्स 200 ईयर्स ओल्ड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। और एंचे का मीनिंग होता है लोनली मोनेस्ट्री ऑन अ हिल, क्योंकि ये मोनेस्ट्री एक क्वाइट हिल टॉप लोकेशन पर बनी है। आप ये आर्किटेक्चर स्टाइल जो देख रहे हो ना, ये हो गया, वो हो गया, ये तिबेटन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर स्टाइल है। इनसाइड टेम्पल यानी कि मोनेस्ट्री के अंदर हम ना फोटो ले सकते हैं और ना ही वीडियो बना सकते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि यदि आप गैंगटॉक आ रहे हो तो एंचे मोनेस्ट्री ज़रूर विजिट करना। मोनेस्ट्री के अंदर सुवीनियर शॉप्स भी है, लेकिन सिर्फ बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड ही आपको सुवीनियर्स मिलेंगे। ये तो पता ही है, लाफिंग बुद्धा। मैंने ऑलरेडी बुद्धिज़्म के रिलेटेड एक डिटेल वीडियो बनाई है, तो मेरा हाईली रिकमेंडेशन है कि आपको वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि बुद्धिज़्म का अपना इंडिया से क्या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आफ्टर 1947, वो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, तो जाके ज़रूर देखिए। मैंने अभी तक जितना भी सिक्किम में देखा है, खास करके गैंगटॉक में जितने भी स्ट्रीट्स मैंने एक्सप्लोर किए ना, सबके सब क्लीन है। और इसीलिए कहा जाता है सिक्किम को कि वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट स्टेट्स। यहाँ पर घर देखिए और स्ट्रीट की कंडीशन देखिए, कितना क्लीनलीनेस दिख रहा है। यही है दोस्तों गैंगटॉक का मोस्ट फेमस स्ट्रीट, एमजी रोड। एमजी रोड का मतलब है महात्मा गांधी रोड, और उनका स्टैचू ये रहा। अभी तो मैं डे के टाइम पर आया हूँ, यदि मैं नाइट में आता तो ये थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग लगाते हैं तो थोड़ा सा बेटर व्यू आ जाता है, लेकिन मुझे उतना कुछ यूनिक नहीं लगा यहाँ पर आने के बाद। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से वीडियो में। एक्चुअली मैं हॉस्टल से ही वीडियो बना रहा हूँ, और इसका कारण ये है कि मैं आया था यहाँ पर 10 मार्च को ही, और आज की तारीख है 16 मार्च। 2 दिन तो पॉसिबल था ही नहीं, 10 और 11। उसके बाद जो 5 दिन जो थे वहां पर यहाँ पर इतनी हेवीली रेनिंग हो रही कि उसके चलते हम लोग का ना बाहर जाना पॉसिबल था और ना ही यहाँ पर कुछ करने के लिए है। एक्चुअली हम जो नॉर्थ सिक्किम के लिए मैंने जो प्लान बनाया था वो भी कैंसिल करना पड़ा, और इसका कारण ये था कि हेवी रेनफॉल के चलते वहां पर गाड़ियां जाती ही नहीं है। यदि मैं यहाँ पर सिस्टम कैसा है सिक्किम में, पहले आपको यहाँ पर किधर भी घूमना हो ना, खास करके नथुला पास हो गया या फिर नॉर्थ सिक्किम के जो भी प्लेसेस है वहां पर जाने के लिए आपको पहले परमिट लेना पड़ता है। उसके लिए आपको जो भी फीस है वो देना पड़ता है पहले ही। लेकिन अभी ये बात सुनो, पहले आपको पे करना है, लेकिन वहां जाने के बाद यदि आपको गाड़ी पास नहीं हो गई तो आपको वो पैसा रिफंड नहीं मिलता है। और यही कारण है कि हम लोग 5 दिनों से नॉर्थ सिक्किम के लिए गए ही नहीं। वैसे तो यहाँ के जो टूर एजेंसी जो है वो बोलते कि यार वो जाती है गाड़ी, उसका टेंशन मत लेना। भाई गारंटी तो कोई नहीं दे रहा है। हम लोग कितना उनके मतलब एक एजेंट को हम इतना परेशान कर चुके, भाई तुम गारंटी दे रहे हो कि उधर गाड़ी जा सकती है कि नहीं। बाद में उनका बोलने का तरीके से पता चलता है कि वहां पर जाने के चांसेस बहुत है। एनीवेज
यदि मुझे वहां जाना है तो मुझे सिर्फ और एक पार्टनर लगेगा और मुझे पे करने पड़ेंगे 4,000। यदि मैं सिंगल जाना चाहता हूँ तो फिर मुझे पे करने पड़ेंगे 6,000। इसका क्या कारण है उसको मैं आगे बताऊंगा ही, लेकिन उसके पहले अभी निकलते बाहर, क्योंकि कल से यहाँ पर सूरज बाहर आया हुआ है। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ ना, सूरज मैंने देखा ही नहीं है। आज कल से सूरज बाहर आया है, आज मुझे लग रहा है कि अच्छी धूप है बाहर, लेकिन यहाँ पर मौसम का कुछ भरोसा नहीं है। सुबह सूरज आता है और दोपहर में ही बारिश शुरू हो जाती है। तो चलो अभी बाहर जाते हैं, बाहर का नजारा भी दिखा देते हो। वैसे तो एक्चुअली मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ वहां पर तो कुछ है ही नहीं। एक्चुअली सिक्किम में खास कुछ करने के लिए ना ही कुछ है, और मतलब वो प्लेसेस छोड़ गया, और ना ही करने के लिए मतलब देखने के लिए कुछ है। तो चलो जाते बाहर, कुछ खा भी लेते हैं और आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ का नजारा कैसा है। यहीं से एंट्री होती है हॉस्टल के लिए, और यही बैठकर मैं मेरा जो भी काम करना होता है मैं यही बैठकर करता हूँ। लेकिन यहाँ पर मेरे अलावा कोई आता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग मोस्टली घूमने के लिए आते हैं, लेकिन मैं घूमने के साथ मुझे काम भी करना पड़ता है। और ये रहा कॉमन रूम, यहाँ पर आपको खाना खाने आना पड़ता है, रूम में अलाउ है नहीं। और यहाँ पर रहा किचन, इसके ऊपर मत जाइए, ये सब उनके ऊपर डिपेंड होता है। तो चलो जाते बाहर और आपको दिखा देता हूँ कि जिस एरिया में रह रहा हूँ वो एरिया है कैसा। ये रही जिम। जब से मैंने काठमांडू छोड़ा है ना, तब से मैंने वर्कआउट ही नहीं किया, क्योंकि इस हॉस्टल में वर्कआउट के लिए प्लेस है ही नहीं। जिम है, लेकिन जिम के लिए पर डे के मुझे 200 रुपये पे करने पड़ेंगे, और आपको पता भी है फिलहाल के लिए तो मैं इतना अमाउंट पे नहीं कर सकता हूँ। भाई इतना खुशी हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पर जिस दिन मैं आया था इतनी ठंड थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी ने तो फ्रीजर में डाला हुआ है। लेकिन अभी धूप जो निकली है, मजा आ रहा है, गर्मा गर्म। पहाड़ी का जो लाइफ होता है ना वो बहुत थोड़ा कठिन ही होता है, क्योंकि वहां पर लोगों के घर है, उनको ऊपर आना है तो थोड़ा डिफिकल्टी गिरी जाती है। ऊपर आना है तो फिर पेट्रोल थोड़ा ज्यादा ही चला जाता है। कुछ कुछ लोग वॉक भी करते हैं, कुछ कुछ लोग, मोस्टली तो यहाँ पर गाड़ियां ही चलती है। जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ ना, वहाँ का बाहर का नजारा देखो, कुछ भी नहीं है मतलब यहाँ पर ऐसा। और यहाँ पर रेस्टोरेंट्स होते हैं, लेकिन खाने पीने के उतने ऑप्शंस होते नहीं है, सिर्फ स्नैक्स, नहीं तो फिर मोमो, नहीं तो फिर थुक्पा, या फिर कॉफी वगैरह जो भी होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात ऐसी है कि यहाँ पर खाने पीने की थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अभी यहाँ पर ही देखो ना, ये देखो, कुछ भी नहीं मतलब। एक लोकल रेस्टोरेंट कुछ खाने आया हूँ, और आपको बता दूं कि अभी जो वॉर चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच, उसके चलते जो गैस की जो शॉर्टेजेस हो रही है, उसका जुगाड़ भी इधर है। तो आपको क्या लगा सिर्फ बड़े बड़े सिटीज में यही प्रॉब्लम हो रही है? नहीं। मैंने कॉफी के साथ साथ थुक्पा भी ऑर्डर किया है, और थुक्पा एक टिबेटन ट्रेडिशनल डिश है, जो कि सिर्फ हाई माउंटेन एल्टीट्यूड रीजन पे ही मिलती है, जैसे कि नेपाल हो गया, दार्जिलिंग में मिलती है, क्योंकि दार्जिलिंग भी सी लेवल से 2000 मीटर हाइट के ऊपर है, और सिक्किम भी उसी रीजन में आता है। तो इसी के चलते ये थुक्पा जो डिश है वो नेपाल, दार्जिलिंग, सिक्किम एंड तिबेट, इन रीजन में कॉमन है। और आपको बता दूं कि ये जो थुक्पा है ये नॉर्मल, आपने जो नॉर्मल चाइनीज जो सूप आता है उससे ये डिफरेंट होता है। कॉफी और थुक्पा के लिए मैंने टोटल पे किया 160। आपको बता दूं कि यहाँ पर यही ऑप्शंस होते हैं, मोमोज, थुक्पा, या फिर जो कॉफी वगैरह हो गया, इतना ही। बाकी यहाँ पर कोई ऑप्शंस है ही नहीं। दोस्तों रात के अभी 9:30 बज चुके हैं, और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे आलतू फालतू वीडियो क्यों बना रहा हूँ सिक्किम में आने के बाद। एक्चुअली मैं सिक्किम में आया 10 तारीख को, और आज की डेट है 16 मार्च। तो 2 दिन के बाद, जब जिस दिन मैं आया उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यूसली रेनिंग हो रही है, और नॉर्थ सिक्किम जहाँ पर मैं घूमने जाने वाला था वहां पर हो रही है हेवी स्नोफॉल। कोई भी ट्रैवल एजेंसी गारंटी नहीं दे रही कि वो ट्रिप सक्सेसफुल बन सके। तो पैसा डालने का कोई मतलब नहीं है, और उस ट्रिप के लिए मुझे पे करना पड़ेगा 4000 रुपीज। तो सिक्किम में ना खाने के लिए कुछ अच्छा मिल रहा है, और ना ही यहाँ पर घूमने के लिए कुछ अच्छी जगह है।
तो यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम्स बहुत फेस करनी पड़ी, बट फॉर्चुनेटली मेरी जो हॉस्टल के ओनर है वो बहुत अच्छी है। उसने सिर्फ मेरा 2 दिन का ही पैसा लिया, उसके बाद मेरे से पैसा लिया ही नहीं। इसका क्या कारण है मैं आपको आगे आगे बताते ही रहूँगा। शायद हो सकता है मैं कल मॉर्निंग में जब चेकआउट करूँ तो उसके बारे में बताऊंगा ही। उसने मुझे आज दिए है खाने के लिए कुछ अंडे और ब्रेड से। तो अभी कुछ खाने का जुगाड़ लगाते हैं। अभी तो मैं किचन में आया हूँ। एक्चुअली किचन किसी को भी अलाउड नहीं होता है, लेकिन उसने मुझे परमिशन दिया है। एनीवेज चलो खाने का कुछ जुगाड़ लगाते हैं। और आपको एक बात बता दूं कि मैं कल चेकआउट करके जा रहा हूँ आसाम के लिए। कैसे जाना है क्या करना है अभी तक मुझे भी कुछ पता नहीं है। तो खाना खाने के बाद वो सब सर्चिंग करना है, बैग पैक करनी है, सोना है। और क्योंकि सुबह 10:30 बजे मुझे हॉस्टल छोड़ना है। चलो फटाफट खाना खा लेते हैं, मतलब बना लेते हैं भाई भाई में कुछ अंडे वगैरह जुगाड़ लगा लेते हैं। आपको दिखा देता हूँ कि किचन में क्या अवेलेबिलिटी है बनाने के लिए। ये रहा ऑनियन, टमाटर। अभी जो भी है उससे काम निपटाना पड़ेगा, कोई रीजन देने का मतलब नहीं है। क्योंकि सिक्किम में आने के बाद मैंने, सिक्किम छोड़ो, मैं जब से नेपाल गया हूँ ना तब से मैंने कुछ प्रॉपर खाना खाया ही नहीं। सिक्किम में मैंने मोस्टली यहाँ पर मोमोज खाई है और थुप्पा खाया है। आपको बता दो कि मोमोज से बेटर मुझे थुप्पा ही लगा। मोमोज यहाँ पर भाई ओवर हाइप है। यहाँ पर खाने का कुछ मतलब नहीं है। इसके बारे में मैं आपको सुबह बताऊंगा ही। अभी जब से मैंने मुंबई छोड़ा है ना तब से मैंने, क्या बोलते हैं, जो मुझे बॉडी को चाहिए वो वैसी चीज़ें मेरे बॉडी के अंदर नहीं जा पा रही है। तो चलो फॉर्चुनेटली मेरे हॉस्टल के ओनर की वजह से आज मैं ये तो खा पा रहा हूँ। तो थैंक्स टू हर। चलो खाते हैं फिर। और आपको मिलता हूँ कल सुबह, क्योंकि इतना थक चुका हूँ कि मेरे अंदर एनर्जी बची ही नहीं है। खुद के हाथों का बना हुआ खाना वो टेस्टी ही होता है। तो चलो भाई लोग, मिलता हूँ आपको सीधा कल मॉर्निंग में। गुड नाइट दोस्तों। जा रहा हूँ मैं चेकआउट करके आसाम के लिए। और आसाम में कैसे पहुंचता हूँ मैं आपको दिखाते चला जाऊंगा। अभी तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ एमजी रोड पर। और एमजी रोड जाने के लिए मैं यहाँ से लोकल शेयरिंग टैक्सी लूंगा। और मेरे साथ और 3 ट्रैवलर्स है। देखते फिर बातचीत करके कितना कैसा होता है, फिर आपके साथ सब चीजें मैं शेयर करता जाऊंगा। मैं मेरे हॉस्टल से एमजी मार्केट आया हूँ। और मेरे हॉस्टल से एमजी मार्केट का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। और शेयर टैक्सी से मैं 40 या 50 रुपए दे के आया हूँ। एक्चुअली मैं और 3 ट्रैवलर के साथ ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। तो हम लोग साथ में ही सिलीगुड़ी सिटी जा रहे हैं। वो लोग वहां से अपने घर जाएंगे और मैं वहां से अपने डेस्टिनेशन पर चला जाऊंगा। इसी बस से मैं जा रहा हूँ सिलीगुड़ी सिटी। और इसके बारे में सब डिटेल्स में एक बार सब बैठ वगैरह लेता हूँ, फिर बैठ के बात करेंगे। दोस्तों मैं बस में बैठने के बाद ही आप लोगों से बात करने वाला था, लेकिन अब बस ऑन टाइम पर ही चल पड़ी। तो यदि किधर बस रुकती है तो फिर बातें करते हैं। और बस कुछ इस तरीके की है। और यहाँ से गैंगटॉक से सिलीगुड़ी तक मैं जा रहा हूँ, तो उसका डिस्टेंस है 115 किलोमीटर। और उसके लिए मैंने पे की है 250 रुपये। चलो लेग तो फिट हो रहा है ना, बाकी कुछ नहीं। जिधर किधर बस रुकती है 10 मिनट 15 मिनट तो बातें कर लेते थे। मैं तो बिना सिक्किम घूमे ही सिक्किम छोड़ रहा हूँ।
मैं तो दुकान में बिस्किट लेने आया था चलती बस में ही, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक लग चुका है और टाइम पास के लिए कुछ खाने के लिए है ही नहीं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। तो चलो अभी जाते हैं बस में और इसका थोड़ा मज़ा उठाते हैं। वैसे गैंगटॉक से सिलीगुड़ी यदि जाना है, सिलीगुड़ी आता है वेस्ट बंगाल में, तो एक्चुअल टाइम जो लगता है वो 4 घंटे, लेकिन यदि ट्रैफिक लग जाती है तो फिर 5-6 घंटे भी लगते हैं। और मैंने अभी तक कोई भी बस बुकिंग नहीं की है आसाम जाने के लिए। देखते हैं, जो भी उधर है मामला निपटा लेंगे। वैसे आज मैं सिक्किम छोड़ के जा रहा हूँ, तो आज भी सूरज बाहर नहीं आ रहा है। आता है वो तो सिर्फ 1 मिनट के लिए आता है और फिर से चला जाता है। तो इसलिए मेरा सिक्किम घूमने का प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा। यहाँ पर वीडियो ना बनाने का कारण यही है, गाड़ियाँ चलती रहेगी, हॉकिंग हो रही होगी, फिर मैं बातें करना आपसे पॉसिबल होगा ही नहीं है। ये देखो, वे रही मेरी बस। पेट्रोल भर के हो गया तो गाड़ी तुरंत निकलेगी, तो ज़्यादा बात करने के लिए टाइम भी नहीं मिलेगा। मुझे एक्चुअली लगा था कि बस किसी एक ढाबे पर रुकेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। एनीवेज, जब टाइम मिलता है तो बातें करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल शाम के 4 बज चुके हैं और मुझे सिलीगुड़ी पहुंचने में लगेंगे और 2-2.5 घंटे, तो मोस्टली शाम ही हो जाएगी। एनीवेज, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। मैंने ये पहले बस से उतरने से पहले चेक किया कि मैं एग्जैक्टली हूँ कहाँ पर, तो मुझे मैप में दिखा है कि मैं दार्जिलिंग के किसी एक प्लेस पर हूँ, लेकिन अभी मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरा दार्जिलिंग से कोई संबंध आता ही नहीं है सिलीगुड़ी जाने के लिए गैंगटॉक से। यहाँ पर नेटवर्क का थोड़ा इशू भी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये सब जो रीजन है, दार्जिलिंग हो गया, सिक्किम हो गया, गैंगटॉक हो गया, ये सब आते हैं हिमालयन रीजन में, तो उसके चलते थोड़ा नेटवर्क का इशू हो जाता है। आगे से भाई कुछ भी इंफॉर्मेशन देने से पहले मुझे 200% श्योर होना पड़ेगा कि मैं कंफर्म हूँ क्या नहीं, मैं तो फिर आपसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा, तो उसका मतलब नहीं है वीडियो बनाने का। साढ़े 5 घंटे बाद मैं पहुंचा हूँ वेस्ट बंगाल की सिटी सिलीगुड़ी में। अभी आसाम के लिए जुगाड़ लगाते हैं, फिर आपसे बातें करता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि 7 बजे के बाद यहाँ पर बसेस मिलती नहीं है। तो चलो पहले उसका देख लेता हूँ, फिर मैं आपसे बातें करता हूँ। दोस्तों, रात के अभी 2:30 बज चुके हैं और मैं आसाम में पहुंच चुका हूँ, लेकिन मैंने वहां से फिर से एक और बार बस चेंज कर ली है। इसका क्या कारण है ये आपको मैं एक बार गुवाहाटी पहुंचने के बाद सब डिटेल शेयर कर लेता हूँ। अभी थोड़ा सो लेते हैं, क्योंकि यहाँ से गुवाहाटी पहुंचने में मुझे लगेंगे 4 या 5 घंटा। तो चलते हैं सीधा गुवाहाटी पे। रात के 3 बज चुके हैं और पता नहीं भाई यहाँ पर इतनी शॉप्स क्यों ओपन है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई प्रॉपर सिटी है या कुछ, या आउटसाइड का एरिया है। मैं अभी तक प्रॉपर गुवाहाटी भी नहीं पहुंचा हूँ। ढूंढो भाई क्या सीन है। ये मेरी दूसरी बस है सिलीगुड़ी से लेके अभी तक, और अभी तक मैं गुवाहाटी भी नहीं पहुंचा हूँ। और इन्होंने बोला कि यहाँ से आई थिंक 4 या 5 या 6 घंटे भी लगते हैं, आई डोंट नो। बट पहली वाली बस में मैं मस्त सोया था, लेकिन अभी मैं ये वाले बस में मुझे नींद ही नहीं आ रही है। बहुत ट्राई कर रहा हूँ सोने के लिए, लेकिन और सुबह भी आप लोगों से बहुत कुछ बातें शेयर करना भी बाकी है, क्योंकि जो बातें मैं
सिक्किम छोड़ने से पहले करना चाहता था, वो पॉसिबल तो हुआ नहीं। देखते हैं, एक बार गुवाहाटी पहुंचने दीजिए, पहले तो मैं सोने के लिए ट्राई करता हूँ। और अभी तो बस रुकी हुई है, ड्राइवर लोग चाय वगैरह पी रहे हैं और अब बस में सिर्फ हम दोनों ही हैं पैसेंजर से। भाई ये जर्नी बहुत मैंने जैसे सोचा था वैसे डिफरेंट हो रही है। एनीवेज कोई नहीं, जर्नी का ही पार्ट होता है, जर्नी को ही एंजॉय करना पड़ेगा। चलो, सी यू इन द मॉर्निंग। दोस्तों, ऑफिशियली लैंडेड इन टी कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, द गुवाहाटी। देख लेते भाई इधर ही। बस से मैं मेरे हॉस्टल की तरफ चला गया, लेकिन उधर जाने के बाद पता चला कि मेरा वो हॉस्टल पूरा पैक था। दूसरा जो अवेलेबल था हॉस्टल डॉर्मेटरी स्टाइल ही था, लेकिन वो एसी था। उसके लिए मुझे 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ते, यानी कि 500 रुपीज़। तो अभी मैं दूसरे हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि प्राइस लगभग सेम ही है। तो उसके लिए 3 किलोमीटर मुझे और दूर जाना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी हाफ रास्ता आ चुका हूँ। भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ट्रैवलिंग लगता है ईजी है, लेकिन बजट के चलते थोड़ा डिफिकल्टी आ ही जा रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी एक गांव आया हूँ। हालांकि मैं गुवाहाटी सिटी में हूँ, लेकिन जिस मेरा हॉस्टल की लोकेशन देखो पर, और तो मुझे नॉर्थ ईस्ट घूमना है पूरा, तभी तो हालत और बेकार हो जाएगी। ये आया हूँ मैं मेन रोड पर। जिस मैप को मैं फॉलो करके आ रहा था ना, गूगल मैप मुझे एडा बना रहा था। एक्चुअली मेरा हॉस्टल रोड साइड ही है। चलो जाते हैं फटाफट। दोस्तों, हो चुका हूँ मैं रेडी। जो बातें मैं सिक्किम छोड़ने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, अनफॉर्चुनेटली वो भी मैं आपके साथ नहीं कर पाया। एक्चुअली आप लोगों को तो पता है कि मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ट्रिप पर आया हूँ, बट सिक्किम में जैसे ही मैं चला गया, 2 दिन के बाद वहाँ पर वेदर कंडीशन खराब होने के चलते जितने भी टूर्स थे वो सब कैंसिल करने पड़े, क्योंकि मैं जाने वाला था नॉर्थ सिक्किम टूर के लिए। उस टूर पर जाने के पहले आपको लेना पड़ता है परमिट, और उसकी टोटल ओवरऑल कॉस्ट जो आती है ट्रिप की, वो आती है 4000। मैं रिस्क लेने के लिए रेडी था, लेकिन मेरे साथ कोई पार्टनर था ही नहीं। यदि मैं किसी पार्टनर के साथ जाता तो मुझे सिर्फ 4000 रुपीज़ पे करने पड़ते, और यदि मैं सोलो जाऊंगा तो फिर मुझे 2000 रुपये या 2500 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते। तो उसके चलते नॉर्थ सिक्किम की ट्रिप फेल हो चुकी। और लाइफ में मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हो चुका है कि मैं किसी जगह पर घूमने चला गया हूँ और वो जगह मैंने एक्सप्लोर किया ही ना हो। फिर मैं सिक्किम से चला गया सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से मैं आया गुवाहाटी के लिए। सिलीगुड़ी से मेरा सजेशन आपको देना चाहता हूँ कि यदि आप सिलीगुड़ी से यदि असम घूमने के लिए जाना चाहते हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया घूमने चले जाना चाहते हो, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है या तो ट्रेन, नहीं तो फिर ऑनलाइन बस बुक करना। मैं जब चला गया ना, तो मैं अनफॉर्चुनेटली टाइम मिसमैच होने के चलते मैं ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पाया। और वैसे भी जो लास्ट बस से मैं आया ना, वो लास्ट बस थी, तो उसके लिए मैंने 300 रुपये एक्स्ट्रा पे कर दिए। हालांकि मुझे 600 रुपये ही पे करना चाहिए था। एनीवेज जो हो गया, अभी उसके ऊपर बात करके मतलब नहीं है, मेरी गलती थी, ऐसा ही समझना पड़ेगा। फिर मैं सिक्किम से चला गया सिलीगुड़ी। यदि आपको नॉर्थ ईस्ट में घूमने के लिए किधर भी जाना हो, तो मुझे लगता है कि सिलीगुड़ी ही एक मेन ऑप्शन है, क्योंकि सिलीगुड़ी को कॉरिडोर बोला जाता है, इसलिए क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करता है। और यदि मैं सपोज अभी मैं हूँ सिलीगुड़ी में और मैं जाना चाहता हूँ नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश, तो मुझे जो बस मिलेगी ना, वो गुवाहाटी से मिलेगी। तो असम को भी बोला जाता है गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सिलीगुड़ी से मैं गुवाहाटी के लिए निकला, तो सीन ऐसा क्रिएट हो गया था कि मुझे रात को 3:30 बजे एक और बार बस चेंज करनी पड़ी। लेकिन मैंने सिलीगुड़ी में ही कंफर्म कर लिया था कि मुझे बाद में एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़े ना। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि लोग आपको एड़ा बनाते हैं, लेकिन आपको श्योर शॉट बनना पड़ेगा। तो मैंने वही किया, कंफर्म हो गया। हालांकि मैंने
जो रात को बस चेंज कर ली थी, उन्होंने बाद में मुझसे पैसे तो मांगे थे, लेकिन मैंने उनको सब बता दिया कि मुझे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं गिरी, मतलब नहीं है। एनीवेज वहाँ से फिर मैं हॉस्टल की तरफ आया। पहला वाला हॉस्टल तो बुक था, दूसरा वाला फॉर्चुनेटली मुझे मिल ही गया, लेकिन उतना खास तो मुझे लगा नहीं है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि आज ही मैं पूरा गुवाहाटी एक्सप्लोर करूँ, देन उसके बाद देखते हैं क्या प्लान बनते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले सिक्किम के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, उसके बाद भी सिक्किम इंडिया का पार्ट था ही नहीं। एक्चुअली उस समय सिक्किम एक किंगडम हुआ करता था। मैंने ऑलरेडी नेपाल की वीडियो में बात किया था कि नेपाल भी एक किंगडम हुआ करता था और वहां पर अलग अलग किंगडम के किंग्स रूल किया करते थे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट्स है जो पहले किंगडम हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल तो बात कर लेते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम भी पहले एक किंगडम हुआ करता था और वहाँ का एक किंग था, चोग्याल किंग। यदि मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो चोग्याल किंग सिक्किम किंगडम पर रूल किया कर रहे थे बिफोर 1975 के पहले। 1975 में रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम का मीनिंग होता है कि पब्लिक वोटिंग, मतलब कि किसी इम्पोर्टेंट डिसीजन पर उस कंट्री के लोग डायरेक्टली वोट करते हैं। नॉर्मली डिसीजन तो गवर्नमेंट लेती है, लेकिन जब बात आती है इम्पोर्टेंट डिसीजंस पर तो पब्लिक वोट देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं कि सपोज एक छोटा सा या कोई भी एक प्लेस है और वो चाहता है कि या तो इंडिया का पार्ट बने या फिर अलग कंट्री बनना चाहता हो, तो फिर गवर्नमेंट लोगों से पूछती है कि गवर्नमेंट लोगों को पूछती है कि आप क्या चाहते हो। फिर पब्लिक वोट देते हैं और उस वोट को बोला जाता है रेफरेंडम। तो इन द ईयर 1975 में सिक्किम रेफरेंडम के बाद ऑफिशियली इंडिया का 22nd स्टेट बना। और सिक्किम हिमालयन रीजन का एक छोटा सा स्टेट है और सिक्किम की पॉपुलेशन है 6 से 6.5 लाख के बीच, और उसमें से 1 से 1.5 लाख की जो पॉपुलेशन है वो रहती है सिक्किम के कैपिटल सिटी गैंगटोक या फिर गंगटोक सिटी में। अब बात कर लेते हैं सिक्किम की कम्युनिटी के बारे में। सिक्किम में 3 मेन इंडिजिनियस कम्युनिटी है। पहले तो सबसे मेजर जो कम्युनिटी है वो है नेपाली, अबाउट 60-70%। उसके बाद आती है लेप्चा, ओरिजिनल ट्राइब, और तीसरी कम्युनिटी जो है वो है भूटिया, टिबेटन ओरिजिन। मैंने ऑलरेडी लेप्चा और भूटिया की कम्युनिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी दार्जिलिंग की वीडियो में बात की है। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फिर वो देखो, फिर आपको लेप्चा और भूटिया कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा अंदाजा आ जाएगा। नेपाली कम्युनिटी ज़्यादा होने के चलते वहाँ पर नेपाली भी बोली जाती है, लेप्चा लैंग्वेज भी बोली जाती है, भूटिया भी बोली जाती है, हिंदी और इंग्लिश भी बोली जाती है। तो बस यार गाइस, सिक्किम तो उतना तो मैं घुमा नहीं हूँ, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास तो है नहीं। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। इस वीडियो में आपने ज़्यादा कुछ खास तो देखा नहीं सिक्किम के बारे में। स्टिल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। आप लोग जो घरों में चाय पीते हो या फिर टपरी पर या फिर रेस्टोरेंट में जो चाय पीते हो वो कहाँ से आती है? जहाँ पर अभी मैं हूँ वहीं से। और अभी मैं उस सिटी में हूँ जहाँ पर महाराष्ट्र के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस नॉट रिचेबल आ रहे थे, तो वे लोग इस सिटी में अंडरग्राउंड हुए थे। और आप लोगों को भी पता है कि मैं किन पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ। आसाम भी पहले एक किंगडम हुआ करता था। एक किंगडम 600 साल तक चला। हम इंडियंस एवरी सेकेंड हो या फिर एवरी मिनट हो, जो हम टी कंज्यूम करते हैं ना वो होती है आसाम टी। यहाँ पर सिर्फ इंडिया के नहीं, बड़े बड़े जो कंपनीज होती है ना इंटरनेशनल, वो यहाँ पर आके बिडिंग लगाती है। तो देखता हूँ कोई ट्रांसपोर्टेशन मिला तो ठीक, वरना फिर बाय वॉक ही जाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए मुझे और 1 घंटा वॉक करना पड़ेगा। ए नदी की स्पेशलिटी ये है कि ए नदी इन 3 रीजन से होकर गुजरती है। फिर इसके बाद ये आती है आसाम में और फिर ए रिवर बन जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर। यही है दोस्तों कामाख्या टेम्पल, बकराबली। लॉर्ड शिवा जब देवी कामाख्या इनके बॉडी लेके जा रहे थे, तब उनके कुछ बॉडी के पार्ट्स यहाँ पर गिर गए और तभी से ये मंदिर यहाँ पर फॉर्म हो गया। मेरे लिए तो सन एंड नेचर ये दोनों भगवान है। यदि ये 2 चीजें नहीं रहेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर यानी कि पृथ्वी पर कौन सा भी सजीव जिंदा रह पाएगा। टी कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया आने के बावजूद भी मैं क्यों कॉफी पी रहा हूँ? यदि मुझे दुनिया से यदि कोई चीज परमानेंटली गायब करनी हो ना, तो मैं जितने भी रेप्टाइल्स है ना वो सब मैं गायब करना चाहूंगा। लाइफ में पहली बार मैं ब्लैक पैंथर देख रहा हूँ। हेलो
बस इसको बोला जाता है फ्रीडम। जू में अब तक का बेस्ट सीन, बाप रे, राइनो एंड डियर टुगेदर। वहां पर मैंने जिराफ के साथ और ऑस्ट्रिच के साथ टाइम स्पेंड किया था। ये है आसाम की लोकल फिश थाली। 1826 में एक एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट को बोला जाता है ट्रीटी ऑफ यान्दाबू। 1947 में ही आसाम इंडिया का ऑफिशियली स्टेट बन गया था। अकेला आसाम इंडिया की टोटल टी प्रोडक्शन का 50-55% कंट्रीब्यूट करता है। तो आप समझ सकते हो कि आसाम कितना बड़ा टी प्रोड्यूसर है इन इंडिया। तो यह इनके एम्प्लॉय से पूछते हैं कि जो नॉर्मल टी है वो वाली चाय और आसाम में जो ओरिजिन बनती है उसमें क्या फ़र्क होता है, हम इनसे जानते हैं। चाय पीने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। रेस्टोरेंट अच्छा था वो अलग बात है, लेकिन 300 रुपये चाय के लिए। बस भाई लोग, मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि आप है ना लाइफ में बहुत पैसा कमाओ, इतना कमाओ कि हर चीज़ें आपको ना सस्ती लगने लगे। और यदि आप लोग चाय पीते पीते ये वीडियो देख रहे हो तो भाई एक लाइक तो बनता है। चीयर्स गाइस।